नमस्कार, पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं पेप्टेक पॉडकास्ट में हम विभिन्न अतिथियों से, अपने मेहमानों से मुलाकात करते हैं और उनसे रिलेटेड तमाम मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करते हैं। बातचीत में उनके जिंदगी से जुड़े तमाम पहलू भी आते हैं, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी बातें भी होती हैं। तो आज जिस पॉडकास्ट की शुरुआत हम कर रहे हैं वो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ा विषय भी है। कई बार आपने फिल्म में डायलॉग सुने होंगे कि जिंदगी एक रंगमंच है और हम सब उसके कठपुतली हैं, ये एक कलाकार हैं। या फिर कई बार बातचीत में दोस्तों के साथ बैठे हुए ये डायलॉग बाजी हो जाती है कि यार नाटक मत करो। तो नाटक के विषय पर आज बात होगी, क्योंकि आज नाटक के एक बड़े जानकार हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे बीच में है राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय के रंगमंच और नाटक के जो एचओडी हैं, डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में हल्का सा एक परिचय, हालांकि उनकी जो परिचय की फेहरिस्त है वो बहुत लंबी है। अगर उस पर बातचीत होगी तो लगभग 10 मिनट उसी में चले जाएंगे। लेकिन मैं इतना ज़रूर बता दूं कि वो इसके साथ साथ अधिष्ठाता छात्र कल्याण हैं और संगीत नाटक अकादमी, और इसके अलावा भवभूति सम्मान, झांसी कला गुरु सम्मान के अलावा इस तरीके से एक लंबी लिस्ट है जिससे वो सम्मानित हो चुके हैं पूरे देश भर के विभिन्न सम्मानित मंचों पर। इसके अलावा 150 से भी ज़्यादा नाटकों में अभिनय कर चुके हैं, 50 से भी ज़्यादा नाटकों का डायरेक्शन हो चुका है। और साथ ही साथ उन्होंने स्वांग को लेकर, बुंदेलखंड का जो लोक नाट्य है स्वांग, उस स्वांग परंपरा को लेकर उन्होंने एक पुस्तक की रचना भी की है। और वो पुस्तक ऐसी पुस्तक है जो कि नेट जीआरएफ के छात्रों के लिए और जो रंगमंच में पढ़ रहे हैं उन छात्रों के लिए काफ़ी लाभदायक है, और साथ ही साथ जो रंगमंच कर रहे हैं उनके लिए भी वो फ़ायदेमंद है, क्योंकि अब आजकल स्वांग के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमको पता नहीं चलती, काफ़ी सारी चीज़ें लोप हो गई हैं। तो भारतीय लोकनाट्य को लेकर लगातार पूरे देश में काम चल रहा है और बुंदेलखंड की पृष्ठभूमि पर इसको लिखा गया है। साथ ही साथ पूरे देश में लगातार अलग अलग विश्वविद्यालयों में जाकर क्लासेस लेना, लोगों को बताना कि आखिरकार रंगमंच क्या है, और तमाम कार्यशालाएं, झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के साथ भी हर साल कार्यशालाएं लगती हैं, उनको रंगमंच की बारीकियां सिखाई जाती हैं। तो एक छोटा सा परिचय था, बाकी हम बातचीत में खुलेंगे कि आखिरकार और तमाम कौन सी बातें हैं। तो हिमांशु द्विवेदी जी, सबसे पहले एक सरल शब्दों में हम दर्शकों को बताएं कि आखिरकार रंगमंच है क्या। सबसे पहले मैं पेप्टेक पॉडकास्ट के सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं और आपका धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे इस सुखद अवसर पर आमंत्रित किया, और सभी जो आज देख रहे हैं और आपके जो श्रोता हैं उनको पुनः प्रणाम करता हूं। निश्चित रूप से रंगमंच एक ऐसी कला है, रंगमंच एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति मंच पर करते हैं। रंगमंच, अगर मैं कहूँ तो मैं थोड़ा शास्त्र की अगर बात करूँ तो कहते हैं, नाट्यशास्त्र का एक श्लोक है कि न च ज्ञानम न च शिल्पम न सा विद्या न सा कला नासो योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते। अर्थात ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई कर्म, ऐसा कोई शिल्प, ऐसी कोई विधा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नाटक में समाहित ना हो या नाटक में मंचित ना किया जा सके। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से रंगमंच एक समग्र कला है जिसमें लगभग समस्त कलाओं का समावेश होता है, और उसका मुख्य जो माध्यम होता है वो उसकी कहानी, पटकथा और अभिनय, ये रंगमंच है। जी हाँ, वही जब कार्यशालाओं में लोग आते हैं तो हम उनको यही बताते हैं कि ये आप कुछ भी करते हैं, एक इंडिविजुअल, बहुत सारी कलाएं इंडिविजुअल होती हैं। आप घर पे पेंटिंग कर रहे हैं, अकेले डांस कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपका वो सारी कलाएं वो इसमें भी उसी तरीके से यूज होती हैं, और आप एक समग्र एक नाटक तैयार करते हैं, खेलते हैं। और ये देश में वर्तमान की बात की जाए या आज से 50 साल पहले की बात की जाए, उस दौर का रंगकर्म और आज के रंगकर्म में कितना फर्क आया है? मतलब फर्क, हम ये कहें कि नाटकों के चयन के विषय पर भी बात करें, संसाधनों की बात करें, मंच पर जो उपलब्ध सामग्रियां हैं, जो सुविधाएं हैं, उनकी बात करें, और इसके अलावा साथ में उसमें दर्शकों को भी हम समाहित करें कि ये कितना फर्क है। या फिर हम इस तरीके से 50 साल ना लेके सीधा ये करें कि
आजादी के समय से लेकर और आज के समय की अगर बात की जाए तो कितना क्या फर्क आप देखते हैं, क्योंकि आपने कुछ देखा है और कुछ पढ़ा होगा, जी जी कुछ अपने अनुभवों से जी जाना होगा। निश्चित रूप से स्वतंत्रता के पूर्व जो रंगमंच हुआ, वो जिसको हम कहें कि बहुत सारी चीजें थी, जद्दोजहद थी, आजादी के आंदोलन में सब थे। तो रंगमंच के दो रूप चल रहे थे। एक तो व्यावसायिक रंगमंच जिसको पारसी थिएटर और रहा, और टिकटेड शो हो रहे थे, और अव्यवसायिक रंगमंच भी चल रहा था जिसमें एक सामाजिक मुद्दे, सामाजिक विषय, स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड समस्याएं, इनको लेके नाटक हो रहे थे, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रसाद इत्यादि ये नाट्य परंपराएं रही। स्वतंत्रता के बाद रंगमंच का परिदृश्य धीरे धीरे बदला। विशेष रूप से अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता के बाद प्रशासन, शासन के माध्यम से बहुत सारे अकादमीज बनी, सेटअप बनाए गए, यूनिवर्सिटीज हुई, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना हुई, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई, लोक कला अकादमियों की स्थापना हुई, जहां कलाकारों के नित्य प्रतिदिन मंचन भी होने लगे और जिसको कहें कि प्रदर्शन भी होने लगे। और ये सतत प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ती चली गई। अगर पिछले 10-20 सालों के रंगमंच में हम बात कहें तो कहते हैं कि रंगमंच, हमेशा ये कहा गया, जैसे जब पारसी थिएटर आया था कि अब थिएटर का क्या होगा, सिनेमा जैसे आ गया तो अब तो थिएटर विलुप्त प्राय हो जाएगा। कोविड जब आया था तो कहा अब रंगमंच का क्या होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ रंगमंच का, क्योंकि रंगमंच की जो मूल अवधारणा है वो अभिनेता और विषय है, और विषय हमेशा समकालीन होता है। विषय अगर रोचक है, विषय अगर महत्वपूर्ण है, तो रंगमंच के लिए सिर्फ दो ही माध्यम है। तो तकनीक बदली है, चीजों का प्रदर्शन का तरीका बदला है, नई तकनीकें आई हैं थिएटर में, लेकिन सतत प्रक्रिया लगातार चल रही है। यूनिवर्सिटी के आने के बाद ट्रेनिंग प्रोसेस बदल गए हैं, एक अच्छे एक्टर तैयार हो रहे हैं और वो सिनेमा में भी जा रहे हैं और रंगमंच भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से अगर मैं कहूं कि सिनेमा के आने के बाद बल्कि समृद्ध और ज्यादा समृद्ध हुआ है रंगमंच, क्योंकि रंगमंच का अभिनेता जब सिनेमा में गया तो कहीं ना कहीं उन अभिनेताओं के कारण रंगमंच को लेकर दर्शकों की एक दृष्टि बदली, दर्शकों का रुझान, समाज के लोगों का रुझान, जो जैसा आपने अभी बहुत थोड़ी देर पहले कहा था कि नाटक तो करते और नौटंकी कर रहे हो, क्या करोगे, तो निश्चित रूप से जैसे ही बच्चा वो एक स्क्रीन पे आने लगा, उसको क्योंकि स्वाभाविक है जब स्क्रीन पे आएगा तो पैसा भी है, शोहरत भी है, तो उसको देखकर रंगमंच भी समृद्ध हुआ है। हम कहते हैं अरे वो आशुतोष राणा जी, अच्छा उन्होंने थिएटर किया है, अरे विजयराज जी थिएटर से हैं, यशपाल शर्मा जी थिएटर से हैं, तो थिएटर का कहीं ना कहीं प्रभाव रंगमंच को फायदा पड़ा है। दूसरा अगर मैं कहूं तो तकनीकी के माध्यम से चीजें बदली हैं। शुरुआत के स्वतंत्रता के समय में सेट, लाइट, कॉस्ट्यूम प्रॉपर्टी पर इत्यादि पर कम इस्तेमाल होता था, आजकल सेट का ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है। कॉस्ट्यूम प्रॉपर्टी, लाइट की तकनीक बदल गई है। पहले अगर आप कहें तो 40-50 साल पहले ऐसे डिमर था, फिर वो एक ऐसे खींचने वाला डिमर था, आज ये कंप्यूटराइज पूरे डिमर हो गए हैं, एक चैनल में हो गए 16 चैनल, 12 चैनल, तो और आपने फिक्स कर दिया और आपको डिजाइन देखना है। तो बेसिकली तकनीक ने रंगमंच को समृद्ध भी किया है, लेकिन कई जगह अगर अतिरिक्त हो गया और हावी होता है तो वो फिर दुष्परिणाम है, क्योंकि रंगमंच जैसा मैंने कहा विषय और अभिनय प्रधान माध्यम ही है, तो एक हद तक वो ठीक है, लेकिन अगर उसका ज्यादा प्रभाव होता है तो कहीं ना कहीं वो उसका दुष्प्रभाव हावी हो जाता है, हावी हो जाता है, अभिनेता और कथावस्तु गौड़ हो जाती है। तो लगातार 10 साल 5 साल में रंगमंच बदल रहा है, रंगमंच का सिनेरियो बदल रहे हैं, नई नई शैलियां आ रही हैं, नए नए शैलियों की प्रयोग परंपराएं हो रही हैं। हम भारतीय नाटक की परंपरा में भी प्रयोग हो रहे हैं, पश्चिमी रंगमंच की परंपरा में भी प्रयोग हो रहे हैं, और वर्तमान में तो ऐसा हो रहा है कि भारतीय और पश्चिम दोनों को मिला के नाटकों की रचना हो रही है और नाटकों के प्रदर्शन हो रहे हैं। तो लगातार परिवर्तन है रंगमंच में। तो दर्शकों, अभी हम लगातार ये बात करेंगे, जैसा कि अभी चर्चा आई कि पारसी थिएटर, इसके अलावा तकनीक की बात और फिल्मों से फायदे तो अभी बात सामने आई है, लेकिन फिल्मों की वजह से रंगमंच को क्या कुछ नुकसान भी हुए हैं, इस तरह के तमाम मुद्दों पर हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले अभी जो चर्चा सामने आई, अब जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थिएटर से जुड़े नहीं हैं या बड़े शौक में जुड़ गए, उन्होंने 1-2 नाटक किए और उसके बाद फिर छोड़ दिया या फिर वो 2 नाटक से ही मुंबई भाग गए कि अब हम एक्टर हो गए। सबसे पहले हम बात करेंगे पारसी थिएटर की, क्योंकि ये प्राचीन शैली है और इस शैली से ही शुरुआत हुई, उसका प्रभाव फिल्मों में लंबे अरसे तक देखने को मिला। तो ये पारसी शैली क्या है,
इसको जब मंच पर प्रस्तुत किया जाता था तो उसमें प्रमुख कौन सी चीजें होती थी जो अनिवार्य होती थी पारसी थिएटर के लिए, और प्रमुख पारसी अगर आपको मतलब वो जहन में आ रही हैं चीजें कि कौन कौन सी ऐसी मंडलियां थी और हम यहाँ का भी जिक्र करेंगे। जी जी। हमारे बुंदेलखंड में भी एक बहुत बड़ी ड्रामा कंपनी थी, तो उस पर चर्चा करेंगे पारसी थिएटर। देखिए क्या है कि सर, पर्शिया से आए विस्थापितों ने सर्वप्रथम गुजरात में कदम रखा और वो पारसी कहलाए। हम थोड़ा सा इसको मैं विस्तार से थोड़ा जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम पारसी समझें। पारसी कम्युनिटी वहां आई और गुजरात में आई अपना सब, तो वहां के राजा से एक बड़ी प्रचलित कहानी है उनको लेके कि राजा से जगह मांगी कि हम ऐसे विस्थापित हुए हैं और हमें आपके इलाके में जगह चाहिए। तो राजा उस समय दूध का गिलास पी रहे थे और वो गिलास पूरा भरा हुआ था और पारसियों को देके कहा कि जैसे ये गिलास बिल्कुल फुल है दूध से, उसी तरह से हमारी जगह भी पूरी है, जगह नहीं है। तो उन्होंने कहा 1 मिनट के लिए आप दीजिए। उन्होंने गिलास लिया, उसमें शक्कर लेके घोल के मिला दी कि हम आपके बीच ऐसे घुल मिल जाएंगे। तो बड़ी एक प्यारी घटना, और इस बात से प्रसन्न होकर राजा ने उनको स्थान दिया। और हम देखेंगे कि हिंदुस्तान की जितनी भी औद्योगिक क्रांति है उसमें पारसियों का बड़ा योगदान है। पारसियों के बारे में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदुस्तानी कहलाता है, लेकिन वो हिंदुस्तान में रह के अकेली एकमात्र कम्युनिटी है जो अपने देश के नाम से जानी जाती है, पारसी। अब पारसियों ने व्यापार में बहुत योगदान दिया। अंग्रेजी थिएटर जब आया हिंदुस्तान में, मॉडर्न थिएटर जिसे हम कहें, आधुनिक भारतीय रंगमंच, तो पारसियों ने सोचा कि क्यों ना इसमें व्यावसायिकता देखी जाए और उन्होंने एक नए प्रकार का थिएटर शुरू किया। पारसी थिएटर बेसिकली वो एक्टर नहीं थे, उसमें कोई परफॉर्म नहीं करते थे। इन मंडलियों के जो मालिक थे वो पारसी थे, इस कारण से उनका पारसी थिएटर नाम पड़ गया। और उसमें एक्ट करने वाले सारे हिंदू, मुसलमान, अन्य छोटे छोटे जाति संप्रदाय के लोग थे और लगातार बहुत अच्छा थिएटर कर रहे थे। पारसी थिएटर की विशेषता यह है कि अंग्रेजी थिएटर या पश्चिम थिएटर का जो सीनिक डिजाइन है, चित्रित पर्दे हैं, ये जिसको कहें पेंटिंग्स हैं, सीनरी वगैरह वर्तमान में रामलीला और नौटंकी वगैरह में हम देखते हैं, वो वहां से लिया। दृश्य बदलने की कला जो उसमें आई वो वहां से लिया। और अभिनेता और जो स्क्रिप्ट कहें वो तुकबंदी, शेरो शायरी, गीत गजल, इसका बीच में एक आध कुछ उदाहरण भी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस ढंग से वो करते थे। लार्जर देन लाइफ, अति नाटकीय। अति नाटकीय ये शेक्सपियरियन थिएटर था। शेक्सपियर में जैसे टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, इस टाइप से आर्टिकुलेशन के साथ बोलते हैं। तो जैसा आपने कहा, मैं 2 पंक्तियां सुनाता हूं। जैसे पारसी का एक्टर आएगा तो बोलेगा, किसने समुद्र में जल फेंका, किसने किया है पाप, किसने तुझे पैदा किया, कौन है तेरा बाप। पीछे से फिर कोई एक्टर आएगा, वो नखड़िया, वो सब बजेगा इंस्ट्रूमेंट, कि मैंने समुद्र में जल फेंका, मैंने किया है पाप, मैंने तुझे पैदा किया, मैं हूं तेरा बाप। और ये शेरो शायरी, नज्म, गजल, ये सब उसमें प्रयोग चल रहा है। और इसकी एक और विशेषता होती थी कि अगर दर्शकों को कोई दृश्य पसंद आ गया तो पैसे उसमें फेंक रहे हैं, तो वंस मोर अगर हो रहा है तो पता चला वो 15 मिनट का सीन था, 45 मिनट वही चल रहा है। अच्छा। और बिल्कुल, और ये कमर्शियल माध्यम हो गया था। ये इसकी जो शुरुआत हुई वो बहुत अच्छी थी। इसमें शास्त्रीय गाने, शास्त्रीय संगीत, गीत, गजल, नज्म, रेख्ता, कव्वाली, दादरा, टप्पा, सब इस्तेमाल, जो नौटंकियों में भी उसका प्रभाव आया। लेकिन धीरे धीरे जब कहते हैं ना, जैसे सिनेमा में भी कि व्यावसायिकता ज्यादा बढ़ जाए और हम अपने उद्देश्यों से भटककर सिर्फ कमर्शियल हो जाएं, तो उसमें कुरूपता या विद्रूपता आ जाती है। और वह पारसी थिएटर के साथ हुआ। और अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक था उसको उर्दू और हिंदुस्तानी जुबान में अनुवादित करके मंचन किया गया। और एक बड़ा लचर से गीत पर दुष्यंत, मतलब जो कालिदास की कृति है उससे बिल्कुल अलग करके गीत नजम बना के प्रस्तुत कर रहे हैं। और दुष्यंत एक बड़े लचर से गीत पर शकुंतला को प्रपोज कर रहा है, शकुंतला को कुछ कह रहा है। तो ये दृश्य फूहड़पन, जैसे इसको उदाहरण दे, सरकाई लोग खटिया जाड़ो लगे, जाड़े में बलमा प्यालो लगे, तो मतलब इस टाइप की शब्द रचना वो बहुत भावपूर्ण नहीं है। वो जैसे कि आजकल के फिल्म वाले कहते हैं कि साहब जनता यही चाहती है, या मतलब लोकगीतों में जो बिल्कुल आई हैं,
वो वही चीजें परोसना उन्होंने शुरू कर दी। तो ये दृश्य देख रहे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र और देख के बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा अब तो ये हमारी कालिदास की हत्या कर रहे हैं, और वो वहां से छोड़ के चले गए और कहा कि अब इस व्यवसायिक रंगमंच के खिलाफ मैं अव्यवसायिक रंगमंच शुरू करूंगा। तो कमर्शियल थिएटर के खिलाफ नॉन कमर्शियल थिएटर शुरू हुआ। पारसी थिएटर एक इस फॉर्मेट में है जिसमें मेलोड्रामेटिक सीन्स, अति नाटकीता, इसमें बड़े बड़े राइटर जैसे आगा हर्ष कश्मीरी, राधेश्याम कथावाचक, रुस्तम बिल्व मंगल, भगीरथ गंगा, इस टाइप के नाटक, सीता बनवास, सीता स्वयंवर, सब कुछ वो हुआ। पारसी मंडलियों की अगर विशेषताएं बताई, जैसा आपने उस सवाल में पूछा था कि पारसी ड्रामा कंपनी, अल्फ्रेड नाटक मंडली, विक्टोरिया नाटक मंडली, खोजा ड्रामेटिक क्लब, बालीवाड़ी थिएटर, अल्फेंस्टन नाटक मंडली, शेक्सपियरियन नाटक मंडली, बहुत सारी मंडलियां थी। गुजरात और महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत हुई थी और 1.5 से 2 साल में लगभग 15 से ज्यादा मंडलियां सक्रिय हो गई। और ये मंडलियां पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर, विशेष रूप से उत्तर भारत की तरफ, दक्षिण भारत नहीं, प्रचार करने लगी। और यही वजह है कि गुजरात और महाराष्ट्र नाटकों के लेखन में बहुत रिच है। बिल्कुल, वहाँ की थिएटर परंपरा रिच है, कमर्शियल थिएटर वहां पे ज्यादा है क्योंकि उसका प्रभाव वहां पर पड़ा। और आप देखेंगे जो सिनेमा में हीरोइज्म आया है, जो हीरोइन का एक प्रभुत्व दिख रहा है, वो पारसी थिएटर से है। आप उस समय आगा हर्ष कश्मीरी को जो पेमेंट मिलता था एक नाटक का, एक शो का, वो 800 रुपए होता था। 800 आज के लगभग 80 लाख रुपए। बिल्कुल। तो कमर्शियलिज्म की शुरुआत हुई, तो बहुत पावरफुल थिएटर रहा, बहुत चकाचौंध का थिएटर रहा। लेकिन धीरे धीरे कुछ उनमें खामियां आती रही और धीरे धीरे जैसे ही सिनेमा शुरू हुआ तो सारे अभिनेता, सारे कलाकार लगभग सिनेमा में शिफ्ट हो गए और धीरे धीरे पारसी थिएटर एक विलुप्त प्राय हो गया। ये इसका इतिहास रहा है। बुंदेलखंड की अगर बात करें तो यहाँ आसपास कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ ये मैंने नाम तो सुने हैं, इस समय एकदम विस्मृत हो रहा हूँ, लेकिन सुना है चरखारी में। चरखारी बिल्कुल आपने ठीक कहा। जी हाँ, चरखारी में पारसी मंडलियां थी और लगातार वहां पे सक्रिय वो वहाँ के राजा जो है लेकर आए थे और फिर सीता स्वयंवर और इस तरह की बहुत सारी बिल्कुल लंबा समय, बल्कि यहाँ तक ग्वालियर में पृथ्वीराज कपूर आके पारसी नाटक का मंचन किया है। झांसी का भी कुछ हमने ऐसा सुना है, लेकिन बुंदेलखंड अंचल में आई है पारसी मंडलियां और यहाँ पर नाटक। और यही वजह है कि पृथ्वीराज कपूर चूंकि उससे जुड़े रहे हैं, इसलिए लंबे समय तक फिल्मों में उनका वही अंदाज रहा। बिल्कुल उसी मेलोड्रामेटिक तरीके से बोलना और वो बाद में तो उनकी शैली बन गई, मतलब जो मुगले आजम वाला वो जो है वो कैरेक्टर इतना हावी हो गया कि फिर उसके बाद उससे निकल नहीं पाए। मतलब वो कहीं पर भी जाएंगे तो उनका वो नजर पेटेंट हो गया। जी, तो ये पारसी थिएटर की बात हो गई। अभी जो फिल्म और इसकी बात हुई कि उनको आगे मौके मिल रहे हैं, मंच मिल रहे हैं और वो जा रहे हैं और इस वजह से रंगमंच विकसित हो रहा है। एक चीज ये भी सामने आती है कि बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारा सब कुछ है, तो आपके जो नाट्य विधा के कलाकार हैं, चाहे वो एकेडमिक से पढ़े हों या फिर MPSD, NSD या भारतेंदु नाट्य अकादमी या कहीं इधर उधर से, और वो तत्काल उसके बाद फिर और मुंबई बॉलीवुड का रुख करते हैं, और ऐसे कंडीशन में जो उनको बेस कि भाई रंगमंच आखिरकार कहाँ जाए, किसके भरोसे? बिल्कुल भाई हमने आपको रंगमंच के लिए तैयार किया है और आप केवल इंडिविजुअली चीजें करने चले गए, तो इससे नुकसान भी कितना हुआ है? आपको लगता है कि कुछ इससे नुकसान? नहीं, बिल्कुल नुकसान है। एक्चुअली देखिए, व्यक्ति केंद्रित अगर बात करें तो वो अपने भविष्य या उसके लिए जा रहे हैं, लेकिन इसमें 2 बातें हैं कि उनको मुख्य रूप से जाना सिनेमा में था, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ थोड़ा बहुत थिएटर करके अगर सिनेमा की पढ़ाई करके जाएं तो ज्यादा बेहतर है। कहीं ना कहीं बड़ी मात्रा में नहीं बोल रहा हूँ, ये इस्तेमाल है थिएटर का, कि आपने थिएटर के से सीखा, थिएटर से कुछ प्राप्त किया और उसके बाद आप सिनेमा में चले गए। बल्कि आपका थोड़ा कर्तव्य भी बनता है कि आप रखें, कुछ समय अच्छे से थिएटर करें, अपनी कम से कम आपने जो सीखा तो 1-2 बच्चे और पैदा कर दें, अगली पीढ़ी तैयार कर दें, उसके बाद आप चले जाएं। मुख्य रूप से जो बच्चों के जाने का कारण है वो है अर्थ, कि सिनेमा में उनको थोड़ी सी प्रसिद्धि मिलती है, सिनेमा में उनको पैसा मिलता है। लेकिन मैं निश्चित रूप से कहूं तो रंगमंच में भी बहुत पैसा है, लेकिन उसमें थोड़ी धैर्य है। अब आप ये कहें कि सिनेमा जितना पैसा है तो ऐसा नहीं। सिनेमा एक अलग माध्यम है, रंगमंच एक अलग माध्यम है, लेकिन हाँ, दाल रोटी और एक अच्छे जीवन यापन जितना पैसा तो है। अगर आप इसमें संतुष्ट हैं तो रंगमंच कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर आप
उस ढंग से करना चाहते हैं तो सिनेमा में जाए। लेकिन जैसा आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि कम से कम हम सिनेमा को, वो थिएटर को यूज ना करें। हाँ। मतलब हमने अगर उससे कुछ कि प्राप्त आपने किया केवल है, इसकी एक सीढ़ी मात्र ना बनाए, ना बनाए और उसको इस तरीके से कि चलिए हमने कुछ सीखा है, हाँ, तो उसका कुछ बिल्कुल नैतिक दायित्व होना चाहिए, दायित्व बनता कर्तव्य है होना कि हम चाहिए कि हम जहां से, फिर आपकी लाइफ है, आप कुछ भी बिल्कुल करते हैं बिल्कुल और बिल्कुल, उससे निश्चित भी रूप फायदा निश्चित मिलेगा। रूप, क्योंकि रंगमंच ने आपको बनाया है, हाँ। रंगमंच से आपने कुछ प्राप्त किया है, रंगमंच से आपने सीखा है, तो कम से कम एक पीढ़ी तैयार करके कुछ ऐसा आप योगदान जरूर दें समाज में और रंगमंच के लिए, जो याद रखा जाए कि हाँ, ये व्यक्ति रंगमंच से कुछ सीख कर गया और ये प्रदान करके गया है। अभी आपने ये बात कही कि उतना पैसा नहीं है, लेकिन अब रंगमंच में भी पैसा आने लगा है जी। किस तरीके से आने लगा है रंगमंच में पैसा? क्या करना चाहिए? एक जो एक्टर है वो अपने गांव कस्बे में, जिले में सीख रहा है, कर रहा है, और फिर अगर वो आपकी बात से ताल्लुक रखता है कि तो उसको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, वो कैसे इतना कर सके कि वो अपने मन का रंगमंच भी करता रहे और साथ ही साथ वो इतनी अर्जन कर ले कि उसका मजे से चले। तो उसके लिए क्या माध्यम है? क्या गवर्नमेंट इतनी सुविधाएं दे रही है, या देश और प्रदेशों में इतने ज्यादा मंचन हो रहे हैं कि वहां पर इस तरीके से क्या है, कैसे मिलेगा? जी जी, बहुत अच्छा सवाल है सर। इस विषय को परिभाषित करने के लिए मैं इसको तीन भागों में विभक्त करता हूँ। एक गवर्नमेंट सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर और एक सेमी गवर्नमेंट, या जिसको फ्रीलांसर कह सकते हैं। अगर एक बच्चा रंगमंच की पढ़ाई करता है, बैचलर करता है, मास्टर्स करता है, उसकी एक निश्चित रूप से पढ़ाई उसे करना पड़ेगी उसके, और मूल रूप से रंगमंच में सैद्धांतिक पढ़ाई आप कितनी भी कर लीजिए, लेकिन ये प्रयोग की कला है, तो आपका प्रयोग पक्ष मजबूत होना चाहिए। उसके बाद अगर आप बात करें तो उत्तर भारत में कम से कम 15 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अगर मैं नाम लूं तो पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, राजा मान सिंह तोमर म्यूजिक एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, वर्धा यूनिवर्सिटी, इन सब में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, यहाँ पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इनके पद हैं, यहाँ आप सिलेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी बहुत सारे वो हैं। इसके अलावा हम बात करें तो संगीत नाटक अकादमी, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी, फिर रीजनल संगीत नाटक अकादमी, चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, बिहार, सभी प्रदेशों की अपनी अकादमी। इसके अलावा फिर केंद्र, जोनल सेंटर, नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर, साउथ जोन, उनमें डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर, प्रोग्राम ऑफिसर, पूरा सबकी जगह है। तो आप एक अच्छी पढ़ाई करके इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अलग अलग जगह बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स हैं, टैगोर थिएटर है, श्री राम सेंटर है, अभिमंच है, वहां पर भी प्रोग्राम ऑफिसर, जवाहर कला केंद्र जयपुर में है। ऐसे अनेक ऐसी जगह हैं जहां पर आप एक निश्चित रूप से अच्छी पढ़ाई करके और प्रयोग में दक्षता प्राप्त करने के बाद आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं, और मिनिमम सैलरी 60-70 हजार से शुरू होकर 1.5-2 लाख तक जाती है। एक सेक्टर हो गया ये गवर्नमेंट की। इसी तरह से प्राइवेट की बात करें तो अनेकों यूनिवर्सिटीज है जो प्राइवेट में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पारोल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चितकारा, चंडीगढ़, LPU, इन सब में प्रोग्राम ऑफिसर। मेरा जो सवाल था, मेरा सवाल ये था कि वो अभिनय करते हुए, मैं बता रहा हूं, मैं एक एक्चुअली रोजगार को डिफाइन करना चाह रहा हूं पहले। तो एक तो ये सेक्टर्स हो गए, इसमें यूथ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है, ये सब इनको लेके बात कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो सेक्टर है वो फिल्म लाइन है। फिल्म लाइन में आप जाके फिल्म थिएटर कर सकते हैं, अलग से वो कर सकते हैं। जैसा आपने कहा कि अपने शहर में रहते हुए, अभिनय करते हुए रोजगार प्राप्त करें, गवर्नमेंट की इतनी सारी योजनाएं हैं, इतनी सारी स्कीम है, प्रोडक्शन स्कीम है, प्रोडक्शन ग्रांट है, फेस्टिवल्स ग्रांट है। अगर आप लगातार सक्रियता से काम कर रहे हैं और आपका प्रोडक्शन में क्वालिटी है, तो मैं अपना रेशियो बता रहा हूं, लगभग 35 शो ऑल ओवर इंडिया में पर ईयर हम कर रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं है सब में बहुत अच्छा पैसा मिलता है, कहीं बिल्कुल कम मिलता है, कहीं बहुत अच्छा मिलता है, बैलेंस होता रहता है। तो अगर आपके नाटक कर रहे हैं, आप सक्रियता से नाटक कर रहे हैं, तो 10 तरह के ऐसे माध्यम है, गवर्नमेंट के माध्यम से भी, प्राइवेट फंडिंग के माध्यम से भी, फ्रीलांसर रूप में भी, जहां से आप जनरेट करके लगातार प्रोडक्शन कर सकते हैं। मेटा फेस्टिवल है, संगीत नाटक अकादमी के फेस्टिवल हैं, संस्कृति संचालनालय के फेस्टिवल हैं, बड़े बड़े इफ्तिकार फेस्टिवल है, कोलकाता का नांदीकार फेस्टिवल है। अगर आपके नाटक में दम है और आप वन फेस्टिवल में बेच रहे हैं तो 5-5 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख रुपए आपको प्ले से मिल रहा है।
तो लगातार अगर आप, और बहुत सारी संस्थाएं हैं, आप खुद कराते हैं, इतना बड़ा फेस्टिवल कराते हैं, बड़े दुनिया भर मतलब छतरपुर का अगर रंगमंच जाना जाता है तो वो आपके कारण जाना जाता है। हिंदुस्तान भर से टीमें आती हैं, इसी तरह से हिंदुस्तान भर में अनेक समारोह होते हैं। वहां आप जाके आप एक एक्टर है, आप 4-5 लोगों की बढ़िया टीम बनाइए, बढ़िया नाटक तैयार कीजिए। 4-5 कास्ट को बुलाना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। लगातार आप सक्रियता से काम कर सकते हो, अपने शहर में रह के काम कर सकते हैं। तो इस तरह के संसाधन, इस तरह के माइंड सेटअप के साथ अगर आप काम करेंगे तो आप काम कर पाएंगे। आप सोचेंगे कोई रंगमंच करके, डिग्री करके जादू की छड़ी हो जाएगा, ये नहीं, तो ये संभव नहीं, ये संभव नहीं। अभी मैं इसी उसमें एक जिक्र करना चाहूंगा, अभी हमने बुलाया था जम्मू के बहुत अच्छे कलाकार हैं लकी गुप्ता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से परिचय, हमारे मित्र हैं। वो माँ मुझे टैगोर बना दे, हाँ, और वो घूम घूम के पूरे देश में कर रहे हैं, लगभग 1500 से ऊपर कर, 1600, यहाँ 1630वां शो था। वाह वाह, देखिए 1630, अब तो 50 के ऊपर हो गया। कितना समर्पित कलाकार है, समर्पित है, और 500-700 की भीड़ में वो बिना माइक के, बिना किसी कॉस्ट्यूम प्रॉपर्टी कुछ नहीं, और वो बड़ी जिंदा दिली से करते हैं, और उनका इसी तरीके से चल रहा है। तो एक फकीरी भी जरूरी है। देखिए, होना चाहिए। हम अगर बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ की कल्पना करें, वो भी है थिएटर में, वो भी है, लेकिन उसका थोड़ा रास्ता लगे, आपको समय देना पड़ेगा, आपको ब्रॉडवे थिएटर करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आप मुगले आजम करें, और धैर्य भी रखना पड़ेगा। आशुतोष राणा जी का प्ले ब्रॉडवे थिएटर है, किंगडम ऑफ ड्रीम, गुड़गांव गली, बॉलीवुड, दुबई, इन सब में ब्रॉडवे थिएटर है। तो उस एक्टर को 2.5 लाख रुपए पेमेंट हो रहा है। अगर आप उस लेवल का काम कर रहे हैं, उस लेवल पे आपकी प्रख्यात है, तो आप ब्रॉडवे थिएटर कीजिए और आपको बहुत पैसा मिलेगा। लेकिन आप धरातलीय रंगमंच कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो उसके लिए पैसा उतना नहीं है, लेकिन इतना कम भी नहीं है कि आप अपना जीवन यापन एक अच्छे ढंग से ना कर पाए। तो रंगमंच में धैर्य, समर्पण और शिद्दत की बात है, और उसके माध्यम से आप बहुत अच्छा रंगमंच करके जीवन यापन भी कर सकते हैं। ये बात हमने यहाँ पर करी, बहुत सारे उदाहरण सामने आए हैं। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था परेश रावल जी जी, वो एनएसडी में बिल्कुल बतौर चेयरमैन रहे। उनकी बड़ी नाराजगी थी, जो शुरुआत के डायरेक्टर्स रहे हैं उनको लेकर, और काफी मतलब उनको कई पहलू में थी कि साहब कोई ठिकाना नहीं है, 20-20, 25-25 लाख रुपए का सेट और बजट के साथ आप कर रहे हैं, लेकिन आपने केवल बस नाटक किया और छोड़ दिया। उनको कहीं ये बेस नहीं मिल पाया कि वो आगे बढ़ें, करें, कैसे क्या करें। और इस दिशा में उनकी ये शिकायत थी कि इस दिशा में जो नाट्य संस्थान हैं वो अभी भी बहुत कुछ काम नहीं कर रहे। आप कितना सहमत है इस बात से? मैं उनकी बात से 50-50% सहमत हूँ। निश्चित रूप से संस्थान बहुत खुल गए हैं, एक्टिंग पढ़ा रहे हैं, डिग्री दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद उस कलाकार का क्या होगा, अगर जैसे आप रंगमंच में कहें, उसकी चिंता नहीं की। होना ये चाहिए कि संस्थान 2 हों जी, लेकिन संस्थान के बाद उसको जाने के लिए हर जिले में कम से कम एक रेपेट्री होना चाहिए। भाई जैसे कि वो एमबीए कराया आपने या कोई बड़ी डिग्री कराई, फिर आप कैंपस बुला लेते, इंजीनियरिंग कराते हो, आप बड़े उससे बताते हो कि साहब हमारे यहाँ कैंपस का आयोजन, बिल्कुल, लेकिन ये आदमी निकलता है इसके लिए कुछ नहीं है, उसकी मजबूरी है। इस कारण से वो सिनेमा में जा रहा है, उसकी भी मजबूरी है। एक्चुअली क्या करना चाहिए, सोसाइटी का भी दायित्व है और प्रशासन का भी दायित्व है, क्योंकि बिना प्रशासन के, बिना राज्याश्रय के ये संभव नहीं है। तो शुरू से ही कहा जाता है संस्कृत रंगमंच का बिल्कुल हमेशा रहा है। अब आप कला, संस्कृति और साहित्य एक आत्मीय सुख और समाज को एक अच्छे दिशा के लिए होता है, ये कमर्शियल माध्यम नहीं रहता है कि आप सोचे कि हर चीज से पैसा ही आए, तो ये संभव नहीं है। रंगमंच एक समाज को अच्छी दिशा में ले जाने के लिए भी है। तो जैसे विदेशों में होता है कि हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उनका अपना एक ऑडिटोरियम है, और उन ऑडिटोरियम में हर दिन प्ले हो रहे हैं। तो अगर ऐसे हर जिले में, छतरपुर में, ग्वालियर में, सागर में, पन्ना में एक गवर्नमेंट ऑडिटोरियम स्थापित करे और वहां कुछ स्टाफ रखे और लगातार नाटक हो और उन नाटक के पेड हो, धीरे धीरे अगर अच्छे नाटक होंगे तो दर्शकों में एक रुचि बढ़ जाएगी, और दर्शक धीरे धीरे टिकट, गवर्नमेंट अगर ग्रांट देती है, गवर्नमेंट 50,000 रुपए ग्रांट देती है और फिर कहती है कि आप कोई टिकट नहीं रखेंगे,
50,000 में होता क्या कैसे करेंगे? 25-30,000 का तो सेट लग जाता है। सही है। और छोटी जगह के ऑडिटोरियम में लाइट नहीं होती, ऑडिटोरियम में आपको ग्वालियर में सब लाइट अलग नहीं से है, करना पड़ता अलग से करना है, तो 25-30,000 तो बचा क्या बेचारे के कुछ पास। तो बेहतर ये है कि छोटी छोटी रेपेटरीज बनाई जाए, रंगमंडलों को संचालित किया जाए, जैसे भारत भवन में था, और भी रंगमंडल खोले जाए, तो एक एक्टर्स को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा मेरा तो ये भी कहना है कि सिर्फ थिएटर नहीं, लोक कला मंडलियां बनाई जाए, लोक कला रेपेट्रीज बनाई जाए। तो हमारे ग्रामीण अंचल के जितने लोक कलाकार हैं, स्वांग के हैं, नौटंकी के हैं, रामलीला के हैं, उससे आप देखिए, एक तो कलाकारों को रोजगार मिलेगा, दूसरा वो जो अपनी मूल विधा है जो छोड़ने को मजबूर है वो नहीं छोड़ेंगे, तीसरा हमारी कला संस्कृति कितनी समृद्ध होगी। बिल्कुल है। तो कहीं ना कहीं ये जरूरी है। मैं एक बात और कहूं, मेरी भी पीड़ा है, मैं भी एक विश्वविद्यालय में हूं, लेकिन हमारे पास कोई सेट नहीं है। हम यूथ फेस्टिवल में करते हैं, आप भी रहे हैं उसमें जज, 2,500 रुपए नाटक नहीं है। ये मैं विश्वविद्यालय में भी कहता हूं, ऐसा नहीं यहाँ इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। एक जगह है जहां अगर आपको 50,000 का गड्ढा खुदवाना है तो वो भी खुदता है, हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक संस्थान को पैसा दे, कोई दिक्कत नहीं, बाकी जो छोटी छोटी जगह है उनमें भी थोड़ा सा पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो। तो कहीं ना कहीं रंगमंच, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं और ये मेरा नहीं सत्य कथन है, हिंदुस्तान का रंगमंच आज जीवित है तो जो नॉन प्रोफेशनल थिएटर लोग हैं, जो शौकिया रंगकर्मी हैं, उनके कारण है। बिल्कुल, ज्यादातर ट्रेनिंग लेके तो मुंबई चले गए, तो वो शौकिया रंगकर्म जो कर रहे हैं उनका आप प्रोत्साहन कैसे कर रहे हैं, कैसे उनको आप कैसे समृद्ध करोगे? उसके लिए बजट गवर्नमेंट कर भी रही है, मध्य प्रदेश शासन बहुत इसमें काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे भारत भवन, भोपाल जगह फेस्टिवल है, मेरा इसमें सजेशन है, वो फेस्टिवल भोपाल में जितने आप करते हैं उससे बेहतर है कि आप छतरपुर में कीजिए, और छतरपुर की तहसीलों में कीजिए, गांव में कीजिए। बिल्कुल, एक तो आपको ऑडियंस मिलेगी। गांव में ऐसे प्रोग्राम साल में एक होता है, कोई एक कोई महोत्सव होगा। अगर आप हर 2 महीने 3 महीने में करेंगे तो एक तो दर्शक वर्ग जुड़ेगा, कला संस्कृति से होगा, और लोकल जो कलाकार हैं उनको रोजगार मिलेगा। तो थोड़ा सा पॉलिसी बदलने की जरूरत है, थोड़े से सिस्टम को ठीक करने की। बड़े शहरों में तो चीजें हो ही रही, उनको तो मिल ही रहा है। सर, भारत भवन, रविंद्र भवन, SRC, वही दर्शक आता है, 150 दर्शक हर नाटक में आपको वही मिलेगा। नया दर्शक कहाँ है? नया दर्शक आपको छोटे शहरों में मिलेगा। सही, छोटे शहरों में नए प्रतिभाशाली कलाकार, आपने कितने कलाकार पैदा किए, लगातार बाल कार्यशालाओं से आप लोग शुरू कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर वो हम जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं उनका स्थानांतरण करके अगर हम छोटी जगह पहुंचाएं तो निश्चित रूप से उससे कला संस्कृति समृद्ध होगी और रोजगार भी बढ़ेगा। बिल्कुल। और एक चीज और है कि जैसा जो बात हो रही है रंगमंच को लेकर कि वो समाज को एक नई दिशा देने का काम करता है, इसे सहज शब्दों में ऐसे समझा जा सकता है कि दिन में किसी शख्स ने, किसी स्टूडेंट ने अपना काम किया, वो कॉलेज पहुंचा, इसके बाद वो दोपहर में घर आया, आराम किया, और शाम को फिर अगर उसके पास कुछ नहीं है तो अपने दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ाने निकल पड़ा। फिर वो बाइक भांज रहा है और रील बना रहा है, ये कर रहा है। लेकिन अगर इस तरह के संस्थान हो जहां एक परमानेंट उसको ठहरने की जगह है, बिल्कुल, वहां पर उसके बहुत सारी स्क्रिप्ट रखी हुई है, वहां पे उसके मन की उपन्यास है, किताबें हैं, और वहीं पर उसको करने को भी मिल रहा है, उसको म्यूजिक भी बजाने को मिल रहा है, उसको सारा, तो वो जो 2 घंटे उसको सड़क पे गुजारने हैं, बिल्कुल, जो समाज में हम जो नशा करना है, जो फालतू की चीजें हो रही हैं, वो अगर इस तरह के काम में करेगा तो एक तो क्रिएटिव माइंड उसका होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो एक बंदा जब खुद नाटक खड़ा करता है तो उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी डेवलप होती है। वो 4 चीजें समझता है, 4 लोगों से व्यवहार बनाता है, अपना नाटक खड़ा करने के लिए फिर वो चंदा भी इकट्ठा करना सीख जाता है, यानी कि फाइनेंशियल विनम्रता सीख लेता है। आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आ जाता है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाता है, और आप एक टीम के लीडर के तौर पर भी काम कर लेते हैं। साहित्य पढ़ते हैं तो साहित्य से आप जो है परिचित होते हैं, और तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर तो ये आपकी बात वाकई मतलब पहुंचती तो है ही, अधिकारियों तक पहुंचती है, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचती है, बातें कभी ना कभी पहुंचती हैं, और ऐसी अगर पॉलिसीज बनाई जाए तो निश्चित तौर पर छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक, और ये जो फिर एक बूम आएगा, बिल्कुल, जो चाहते हैं 2-3 साल में परिवर्तन दिखेगा, परिवर्तन अचानक निश्चित रूप से दिखेगा। आप देखिए, छोटे जगह दर्शक हैं, छोटे जगह कलाकारों की प्रतिभाएं ज्यादा हैं, और आप जितने बड़े भी हम जो कलाकार जान रहे हैं वो सब छोटी छोटी जगह से ही आए हैं। लेकिन अगर उनको वो मंच यहीं पर प्रोवाइड हो
तो आप देखिए तो कितना बेहतर। सोने पे सुहागा होगा। और निश्चित रूप से हमारे जो नेतागण हैं, हमारे जो अधिकारी गण हैं, वो एक अच्छा समाज देंगे। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि वो बच्चा जो एक गलत दिशा में जा रहा है वो चैनलाइज हो जाएगा, वो अच्छा काम करेगा। तो इनडायरेक्ट में कला संस्कृति यही करती है। कला संस्कृति रोजगार का बहुत माध्यम नहीं है। आप उसको सोचें कि हर चीज से फंडिंग हो, ऐसा जरूर नहीं है। कला संस्कृति आपको एक अच्छा नागरिक बनाती है और एक अच्छा समाज बनाती है। कुल मिला के ये है। चलिए यहाँ से अब बात ले चलते हैं कि नाटक बहुत सारे हैं और नाटकों में ताकत इतनी ज्यादा है कि अंग्रेजों ने उस समय पे नाटक बंद करवाए, लेखन भी बंद करवाया, किताबें बंद कराई, और वर्तमान में भी ऐसी हैं कि साहब ये नाटक नहीं होगा क्योंकि सत्ता के विरुद्ध है, इतनी ताकत से बात करता है। कितनी ताकत होती है नाटक में जब आप करने पे आ जाते हैं? नहीं, नाटक तो ताकत का ही माध्यम है। नाटक बेसिकली प्रतिरोध की कला है। अगर कहें तो संगीत हो, चित्रकला हो या नृत्य कला हो, मैं किसी कला की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर कलाएं राज्याश्रय के समर्पण से ही पुष्पित पल्लवित हुई हैं और राज्याश्रय के गुणगान उन्होंने किए हैं। रंगमंच चाहे लोक का हो, चाहे शास्त्र का हो, कहीं ना कहीं रंगमंच का मूल जो आत्मा है वो समाज में हो रहे अत्याचार, अन्याय या जो कमियां हैं उनको प्रदर्शित करता है, चाहे वो किसी भी शैली का नाटक हो। तो इसमें दोनों का दायित्व है, शासन प्रशासन का भी है और कलाकारों का भी है। कोई भी काम कहने का एक तरीका है। मतलब स्वाभाविक है, नाटक समाज का हर वर्ग देख रहा है। अगर कुछ ऐसे शब्द हैं, ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्ट हम, कुछ ऐसी फिल्में होती ना जो हम अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते, तो ऐसी अगर चीजें हैं तो एक बार कोई महिला या कोई अपने बच्चों को लेके नाटक देखने आए और कुछ ऐसा देखे, नाटक में ये होता है, तो वो दर्शक वर्ग खत्म हो जाएगा। तो इन चीजों का तो कलाकारों को ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, शासन प्रशासन को भी थोड़ा सा जिसको कहें कि बड़े दिल वाला होना पड़ेगा। मतलब अगर कोई हमारी कमी दिखा रहा है या कुछ हमें चीजों में सुधार हो सकता है तो उसको पॉजिटिव लेके सुधार करें। बिल्कुल। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, बुंदेली स्वांग या नौटंकी या कहीं का भी कोई भी लोकनाट्य हो, और कोई भी लोकनाट्य प्यार प्यार से हंसी मजाक में कमियां ही बताता है। जैसे एक बुंदेलखंड के स्वांग का एक दृश्य है, तो दो कलाकार आपस में बात कर रहे हैं, कहते का भैया आवे में देर काय कर दी, तो कहीं अकेले मठा रोटी खावे से दोनों नहीं लगाता है। तो अर्थ इसका ये है कि उसने पूछा कि आने में देर क्यों कर दी, वो कहता है कि मठा रोटी जो खिलाई है, मठा जो आयोजक के जो सरपंच साहब बैठे उन्होंने मठा रोटी खिलाई है, तो कहां से दौड़ लगेगी, दूध रोटी दो। तो शासन प्रशासन का भी दायित्व है कि धैर्य रखें अगर पॉजिटिव चीज है, और कलाकारों का भी दायित्व है कि हम कहें, रचनात्मक ढंग से कहें, पॉजिटिव तरीके से कहें। ऐसे तरीके से ना देखिए, किसी को भी डायरेक्ट गाली देना, किसी को भी डायरेक्ट कटाक्ष करना, वैसे रंगमंच ऐसा माध्यम है ही नहीं। फिर कला का मतलब फिर कला का मतलब क्या है? फिर तो एक वो रिक्शा वाला और उसमें आपको कोई अंतर है। लेकिन आप एक रचनात्मक तरीके से कह रहे हैं तो जो भी है वो बड़ा दिल रखे। पिता को अगर बच्चा कुछ कह देता है तो पिता सोचता है कि हाँ यार चिंतन करो, और उसके बाद उसमें सुधार, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी जिम्मेदारी है समाज को बेहतर बनाने की, उनकी जिम्मेदारी है रंगमंच को बेहतर बनाने की, कलाकारों को बेहतर। तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नजर आती है और दोनों की ही जिम्मेदारियां तय हैं। अभी ये बात जो निकल कर आई कि बहुत सारी फिल्में ऐसी होती हैं कि हम फैमिली के साथ नहीं देख सकते। अभी हाल ही में, मतलब पिछले कुछ वर्षों से एक जिसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा प्रयोगात्मक नाटक के तौर पर नाटक में भी विद्रूपताएं देखने को मिल रही हैं। बहुत सारे ऐसे, क्योंकि जो पुराने जो नाट्यकर्मी हैं वो कह गए हैं, मतलब कुछ एक जो रंगमंच में निषिद्ध है बात, जी जी जी, आलिंगन चुंबल में अश्लील, हाँ ये तो जो निषिद्ध है उससे भी ज्यादा कुछ अतिरेक हो रहा है। ये प्रयोग के नाम पर जो चीजें चल रही हैं, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल मेरा स्पष्ट इसमें मत है। रंगमंच एक अच्छी कला है, जो आप वैसे ही रंगकर्मी समाज की जद्दोजहद में जूझ रहे हैं, वैसे ही समस्याएं हैं, और इस तरह के कृत्य अगर करेंगे तो दर्शक वर्ग और दूर हो जाएगा। दूसरा, प्रयोग करना अति आवश्यक है। रंगमंच प्रयोग धर्मी ही है, हमेशा प्रयोग धर्मी ही रहेगा। लेकिन प्रयोग के नाम पे कुछ भी कर देना रंगमंच नहीं। आपने लिया
और टायर उठा लिया, कई है ऐसे, मैं नाम नहीं लूंगा, कि टायर उठा के कहते हैं कि ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का। अब वो सबको दिख रहा है टायर है, या तो इतना रिलेवेंट हो, इतना अद्भुत हो कि उसके बिना बात ही नहीं बन रही हो। जबकि आप एक सामान्य छड़ी उठा लेंगे तो वो ज्यादा प्रभावी है, हाँ, कि धनुष से ज्यादा कुछ कन्वे हो रहा हो। मतलब जो धर्मवीर भारती जी ने लिखा, अगर उनमें कुछ कमी रह गई हो और लगता है कि नहीं धनुष कम था, टायर से ज्यादा वो होगा, तो टायर लो, नहीं तो प्रयोग के नाम पे कुछ भी मत करो, वो प्रयोग फिर खराब कर देगा, आने वाली पीढ़ियों को खराब कर देगा। तो स्वाभाविक है एक निर्देशक की, एक अभिनेता की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगर वो रंगमंच कर रहे हैं तो ऐसा रंगमंच करें कि 10 दर्शक और जुड़े, लोग प्रभावित हो, माता पिता प्रभावित हो कि हम, और आचरण भी ऐसा रखें कि माता समाज ये कहे कि हाँ हमारा बच्चा थिएटर करता है, गर्व से कहें। ऐसा ना हो कि क्या नाटक नौटंकी लगा रखी है, इस बात का तो ध्यान रखना पड़ेगा। भारतीय नाटकों में एक उपमा बड़ी आम है, सभी करते हैं, सुनते हैं कि जो है कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कितना ताल्लुक रखते हैं इस बात से, और क्या समानताएं हैं और क्या फर्क है? आपको क्या लगता है, चूंकि आपने उनको भी किया है, इनको भी किया है, पढ़ा है और पढ़ाया है, तो कालिदास के नाटकों में और शेक्सपियर के नाटकों की अगर बात की जाए तो उसमें कितनी समानता है, कितना फर्क है? और शैली की बात करें या फिर चूंकि परिवेश तो खैर अलग अलग है ही, जी, लेकिन कितना अंतर आपको लगता है? कालिदास की रचना जब लिखते हैं तो कालिदास कहते हैं वागर्थ विविसंपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। उनका फोनेटिक्स देखिए, उनकी कलात्मकता देखिए, कंपेयर कुछ नहीं है। हुआ क्या है, जब किसी का अधिपति था और लंबे समय तक उनका एक राज ही रहा है, तो उन्होंने कहा कि कालिदास शेक्सपियर के समान है, जबकि शेक्सपियर 200 से 400 ईसा पूर्व हुए हैं। एक कहा, मतलब किसी का कंपेयर नहीं, मैं शेक्सपियर को भी कम नहीं आंक रहा हूं। शेक्सपियर की अपनी परंपरा है, शेक्सपियर का अपना एक दृष्टिकोण है, लेकिन कालिदास कालिदास है। कालिदास का किसी से तुलना करना, किसी उपमा से उनको सुशोभित करना, कालिदास या भारतीय परंपरा का अपमान है। जब हिंदुस्तान में अंग्रेज तो यही कहते थे, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड थिएटर के लिए, और दूसरा आप तो गवार हैं, एक जो फोक शब्द दिया है उसका अर्थ ही होता है अभद्र, अश्लील, बेतुका और बेढंगा। तो आप तो सपेरों का खेल करते हैं, कुत्ते बिल्ली ये सब कर रहे हैं। तो भारत के लिए तो उनकी ये अप्रोच थी। लेकिन जब सर विलियम जोन ने अभिज्ञान शाकुंतलम कलकत्ता की लाइब्रेरी से पढ़ा और उसके बाद अनुवाद किया, वो भाषाविद था, 14 प्रकार की भाषा, अंग्रेजी कह रहे हैं, ये भी इंडियन ने नहीं किया किसी ने। और इंट्रोडक्शन में वो लिखता है कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि इतना अद्भुत ग्रंथ जो है, इतनी अद्भुत जो रचना है, जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है, इतना रस के ऊपर जो बात कर रहा है, जो प्रेम के ऊपर बात कर रहा है, ऐसी कृति कहीं नहीं लिखी, मैं उसका अनुवाद कर रहा हूं, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं। और लिखता है कि मैं बड़ा दुर्भाग्यशाली हूं कि एक ग्रंथ का ये लोग जो बार बार जिक्र करते हैं, नाट्यशास्त्र, वो मेरे पास उपलब्ध नहीं है। तो नाट्यशास्त्र की फिर खोज शुरू होती है। तो कालिदास बेसिकली सर विलियम जोन के अनुवाद के बाद पूरे विश्व की दृष्टि भारत के रंगमंच को लेकर बदल गई। तो कालिदास वो महान नाटककार है। शेक्सपियर जो है, शेक्सपियर अपनी एक परंपरा से आते हैं, उन्होंने ट्रेजेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, अलग अलग प्रकार के नाटक लिखे और अलग अलग दर्शन दिया। तो मुझे लगता है दोनों में कोई तुलना नहीं की जा सकती, समानता जरूरी है कि कालिदास जो है एक वृद्ध लेखक है और नाट्यशास्त्र के नियम सिद्धांतों के आधार पर नाटक करते हैं, तो उसके कई भाव, कई प्रकार, कई चीजें शेक्सपियर में भी प्राप्त होती हैं। तो हम ये तो कह सकते हैं कि रस, भाव और अभिनय और स्क्रिप्ट लेखनी की तुलना में दोनों में समानता है, लेकिन अगर दोनों की क्वालिटीज की बात करें तो दोनों भेद हैं और दोनों महान हैं। और मेरा व्यक्तिगत तो है कालिदास ज्यादा महान है। इंडियन होने के नाते ये थोड़ा भारतीय है, और मैं थोड़ा संस्कृत नाटक करता हूँ और नाट्यशास्त्र का प्रेमी हूँ, तो ऐसी कृतियां नहीं है। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा सा रुख बदलते हैं, प्रदेश की तरफ आते हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में एक बड़ी समृद्ध रंगमंच की परंपरा रही है। आपको इनमें से कौन से ऐसे नाम प्रमुख याद आते हैं जिन्होंने रंगमंच की दिशा में बहुत बेहतर काम किए हैं, अपनी मंडलियां बनाई हैं और छात्रों को आगे बढ़ाया मध्य प्रदेश में? हाँ, विशेष रूप सबसे पहले तो बाबा करण साहब, अलखनंदन जी, बंसी कौल साहब और कमल वशिष्ठ जी और विभा मिश्रा, आलोक चटर्जी,
तनवीर साहब भी, हबीब हबीब तनवीर साहब बिल्कुल, हबीब तनवीर साहब, उनके नाम से तो एक्चुअली संयुक्त मध्य प्रदेश, हाँ, वो पहले वो छत्तीसगढ़ में वहाँ पहुंच करते गए थे, हाँ। निश्चित रूप से। और अब बहुत लंबी परंपरा है सर, बहुत लंबी परंपरा है। अगर हम स्वतंत्रता के पहले देखें तब भी ग्वालियर में 1938 से आर्टिस्ट कंबाइंड है, तो वाई सदाशिव भागवत उनकी परंपरा रही है ग्वालियर की। और क्या नाम भूल रहा हूँ, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से वो आए, राम गोपाल, बीएम शाह साहब, तो बीएम शाह साहब। और भारत भवन की पूरी एक लंबी समृद्ध परंपरा, अशोक जी हों चाहे, उसमें एक पूरी लंबी परंपरा। और लोक कला अकादमी जो है, वहां के जितने लोग रहे, तो इन सब की एक लंबी परंपरा। इन लोगों ने तो बहुत महत्वपूर्ण और एक ऐसा काम किया जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के रंगमंच को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। हबीब साहब की तो बात ही अलग है। हबीब साहब ने तो एडनबरा थिएटर फेस्टिवल में जब वो किया तो पूरा विश्व की नजरें बदल गई। एक इंस्टीट्यूशन से लेके एक ग्रामीण अंचल के जो कलाकार हैं, उनसे जब उन्होंने नाटक करवाया, चाहे वो मिट्टी की गाड़ी हो, चाहे चरणदास चोर हो, चाहे आगरा बाजार हो, तो वो तो, और चरणदास चोर का तो कहाँ, मतलब आप देखिए कौन सी शैली परंपरा, तो वो तो हबीब साहब हैं, है ना। तो ऐसे अनगिनत परंपराएं, और वर्तमान में भी जितने भी रंगकर्मी हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी भी बहुत अच्छा काम कर रही है। निश्चित रूप से कई युवा जो वर्ग है, जो पास आउट होने, मेरे ही बच्चे पास आउट होने के बाद बहुत बेहतर रंगमंच कर रहे हैं, सशक्त रंगमंच कर रहे हैं और सक्रिय रंगमंच कर रहे हैं। तो मतलब कुछ 8-10 नाम क्या कहूं, मतलब अगर मैं परंपरा कहूं तो 150, 200, 250, 500, 1000 ऐसे नाम हैं जिनके कारण रंगमंच मध्य प्रदेश का समृद्ध है। अब चूंकि बहुत सारे हमारे युवा दर्शक भी देख रहे होंगे, और ये जिक्र जरूर आना चाहिए कि वो अगर मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय या फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी या जो अन्य प्रदेशों में इस तरीके से संस्थाएं हैं, अगर उनमें जाना चाह रहे हैं तो उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या बहुत जरूरी है। आप अधूरी तैयारी के साथ जाते हैं, फिर निराश होकर लौट आते हैं, तो बेसिक चीजें कौन सी हैं जिसको प्रमुखता से ध्यान रखना पड़ेगा। इतना काम तो आपको करना ही है, अगर आपने इतना काम नहीं किया तो आप फिर बेवजह वहां पर जा रहे हैं और समय खराब कर रहे हैं। तो अगर इतना आप काम करके जाते हैं तो एक आप में कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा और आप वहां बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। और खासतौर पर ये कि अपने गुरु का भी वहां नाम कर पाएंगे कि भाई 2 नाटक करके गए, किसने भेजा, बोले साहब फलाना, अरे बोले अभी हाल ही की मेरे साथ घटना है। एक बच्चा था, आया, मैं नाम नहीं लूंगा, और मैंने मना, एक को मैंने रिकमेंडेशन लेटर भी नहीं दिया। तो मैंने कहा अभी तुम में बिल्कुल परिपक्वता नहीं है, शब्द खराब है, सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन कम से कम आप कहो ना कि इन सर का विद्यार्थी हो, तो कम से कम ये जाए अच्छा इनका विद्यार्थी है, तो इनके विद्यार्थी में 2 इनका विद्यार्थी है और इनका विद्यार्थी, दोनों में अंतर हो जाएगा। तो बहरहाल उसने नाम लिया, फिर मैंने उसको डांटा, मैंने कहा भाई ऐसा मत करो, थोड़ा सीखो। निश्चित रूप से सर, उनके पाठ्यक्रम, उनके एडमिशन जो फॉर्म निकलता है उसमें लिखा होता है कम से कम 3 साल थिएटर किया हो, कम से कम 3 साल थिएटर किया हो और लगातार थिएटर किया हो, 2 डायरेक्टर के रिकमेंडेशन लगते हैं, इतने 6 नाटकों में कम से कम काम किया हो। तो एक कोई भी बच्चा जो है उसको लगातार किसी भी छोटे शहर से हो या बड़े शहर से हो, उसको किसी गुरु के सानिध्य में, किसी संस्था के साथ 2 से 3 वर्ष लगातार थिएटर करना चाहिए। साल में एक नहीं, अनेक नाटक करना चाहिए। और जो ग्रुप काम कर रहा है वो तो ठीक, उसके अलावा खुद की मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार नाटकों को पढ़े। कुछ ऐसे राइटर हैं संस्कृत रंगमंच के, हिंदी नाटकों के, उर्दू नाटकों के और अन्य भाषाओं के, कन्नड़, मराठी या गुजराती के, जिनको पढ़े बिना अगर उनके आप नाम नहीं जानते तो वो ऐसा ही है कि आप छतरपुर में रहते हो और आपको किसी आकाशवाणी तिराहे का नाम ना मालूम, या आप घर में रहते हो और आपको चाची का नाम मालूम ना हो। ये रंगमंच के लिए है। कालिदास, भास, शूद्रक, कम से कम इनके नाटक संस्कृत में पढ़े हो। विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस, भावभूति, इनके नाटक पढ़े हो। इसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, अजय शुक्ला, भीष्म साहनी, धर्मवीर भारती, हबीब तनवीर, मतलब 10 निर्देशकों को जानता हूँ। ये जेन्युइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ से हो साहब? छतरपुर से। बताओ छतरपुर में कौन कौन रंगकर्मी है? अब उसको ये नहीं पता। छतरपुर से कौन से नाटककार हुए? ग्वालियर के बच्चों को नहीं पता नागमोडस कहाँ के, जो खूबसूरत बहू नक्कर है, जिससे सीमा विश्वास को इतनी बड़ी फिल्म मिली। तो एक तो बेसिक सिनेरियो, लोग यहाँ से जाते हैं और पूछे जाता है कि देशराज पटेरा का नाम सुना है, तो वो कहते हैं कि साहब कौन है देशराज पटेरा, अब बताइए। तो ये दुर्भाग्य है। आप अपनी इमेज खराब कर रहे हैं और जिसका रिकमेंडेशन लेटर लेकर गए हैं, बिल्कुल उसकी भी वही बात है सर, कि हम अपने घर में रह के चाचा, फूफा, जीजा का नाम नहीं पता,
तो अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम आप अपने आप को भी खराब कर रहे हैं और जिस संस्था से या जहां से आप जा रहे हैं वो भी है। तो एक रंगमंच के विद्यार्थी को कम से कम 3 साल थिएटर करके जाए, रेगुलर थिएटर करके जाए, गुरु के सानिध्य में समर्पण भाव से सीखे। प्रयोग वैसा ना रहे कि किया और चले गए। इसके अलावा नाटक पढ़े लगातार 3 साल अगर वो काम कर रहा है तो कम से कम 40-45 नाटक पढ़े, अच्छे से समझे, उसको एनालाइज करे, बेसिक थिएटर को जाने, बेसिक ऑफ थिएटर जाने, जीके ऑफ थिएटर जाने, डायरेक्टर्स के नाम, डिजाइनर के नाम, थिएटर से जो सिनेमा में गए उनके नाम, अच्छे अच्छे जो पॉडकास्ट हो रहे हैं उनके इंटरव्यू सुने, उसकी समीक्षाएं पढ़े, आधे अधूरे क्या कहना चाहता है। इसके अलावा ये तो एक सैद्धांतिक एक जानकारी का पक्ष है, अच्छी स्पीच तैयार करे अलग अलग भावों के साथ, और स्वाभाविक जब करेगा अपने फोक के बारे में उसको मालूम हो, अपने क्षेत्र के बारे में हो, और इनको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस जरूरी है सर, क्योंकि अब तो बहुत सी चीजें फोक से उठाई जा रही हैं। आप ये देखिए कि छोटे छोटे शहरों की कहानियां बिल्कुल ओटीटी में और फिल्में बन रही हैं, बिल्कुल, कि अब चूंकि अब हो गई प्रेम कहानियां बड़े शहरों की, और खून खराबा लोगों को लग रहा है कि वो अब तो पंचायत जैसी वेब सीरीज आप देखिए, वेब सीरीज बिल्कुल सरल, सहज और अल्प बजट में आप कितना हिट हो रहा है। ये पंचायत से ध्यान आ गया। रघुवीर यादव जी जो है अपने बड़े कलाकार हैं, हमारे मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश से बहुत सारे, बुंदेलखंड, और बाकी आशुतोष राणा, मुकेश तिवारी, गोविंद नामदेव जी, ये ऐसे नाम हैं। इनके बारे में, रघुवीर यादव जी के बारे में कहा जाए तो बहुत सारे तो इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं। और उस दौरान जब स्ट्रगल उनका एलएसडी में प्रवेश को लेकर एक कहानी चलती है, वो कितनी सही है कि वो 12वीं पास थे और उनको करना था, लेकिन वहां पर ग्रेजुएशन के पहले चूंकि लिया नहीं जाता तो उनके लिए कुछ चेंज नियम को सेटल करके लिया गया था। अच्छा, ये बिल्कुल सही, मतलब ये कहीं उड़ती हुई बात नहीं, उड़ती हुई बात नहीं है। देखिए मैंने भी सुनी है, असली बात ये है कि मैं रघुवीर दादा को कॉल कर लूंगा उनसे पता करके मैं आपको जरूर बता दूंगा। लेकिन एक ये अगर ये बात सही है तो भी बहुत अच्छी है, और नहीं है उड़ती खबर है तो भी बहुत अच्छी है। कि आप देखिए, अगर कोई बाध्यता है, बाध्यता किसके लिए है? कलाकार के लिए बाध्यता नहीं है। अगर बाध्यता है और वो मतलब अपने आप में इतना सशक्त कलाकार है, वो सब कर रहे हैं, तो बाध्यताओं को शिथिल किया जाता है। आखिरकार बढ़ाना तो आपको रंगकर्मी है, आपको सिखाना कलाकार है। क्योंकि केवल उस लाइन की वजह से एक अच्छा कलाकार अगर मान लीजिए नहीं लेती है एनएसडी, तो कितना गजब कलाकार जो है छोड़ हो सकता है कि वो छोड़ उन्हीं के कारण तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाना जा रहा है। इन कलाकारों के कारण संस्थान जाने जाते हैं। संस्थान नहीं बनाता, कलाकार संस्थान की गरिमा को बढ़ाता है। तो अगर ये अवधारणा भी चल रही है तो भी बड़ी अच्छी अवधारणा है कि ऐसा हुआ है। और अलकाजी साहब के बारे में तो बहुत सारा हमने पढ़ा भी है, सुना भी है, किस तरह से उन्होंने किया है बहुत सारे बच्चों को। तो रघुवीर दादा तो अपने आप में अद्भुत। चलिए, अब समापन की तरफ बढ़ते हुए आप बात कर लेते हैं बुंदेलखंड के लोक नाट्य स्वांग की जी, और उसी से जुड़ी हुई आपकी पुस्तक की जी। दोनों एक साथ जो है जिक्र आ जाएगा जी। तो सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे बुंदेलखंड के लोग भी अभी नाटक कर रहे हैं, लेकिन अब वो चूंकि वो चकाचौंध वाला मामला है, तो वही ऐसे नाटक जो लिखे हुए हैं या तो वो उठाकर और कर लिए जाते हैं। लेकिन जो हमारा बेस है उसको जाने बिना, क्योंकि वो इतना कितना प्रयोगवादी है। आप देखिए कि कोई स्क्रिप्ट तो होती नहीं थी। वर्तमान में जो चीजें चल रही हैं वो 4 लोगों ने मिलके बातों बातों में उसको लेके कहना शुरू कर दिया और वो मजे का एक प्ले तैयार हो गया। तो दरअसल स्वांग की शैली क्या है, बुंदेलखंड का नाट्य है, शैली क्या है और किस तरीके से उसमें काम होता है, और फिर उसके बाद ये कैसे आपके जहन में आया कि इस पे काम करना जरूरी है और एक पुस्तक निकल कर सामने आई। मैं उल्टे से शुरू करता हूँ। ठीक। मैं चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और वहाँ मैंने नेट क्वालिफाई किया, जेआरएफ हुआ और मैंने पीएचडी प्रारंभ की। और मैंने प्रारंभ में विषय रखा था थिएटर इट्स सिग्निफिकेंस इन एजुकेशन। तो एजुकेशन को लेकर मैंने काम किया, कोर्स वर्क भी चलता रहा। लगभग 8 से 9 महीने तक, साल भर ही हो गया था, लगातार एजुकेशन, थिएटर एजुकेशन को लेकर मैंने काम किया, प्रयोग भी करने लगा। धीरे धीरे मुझे मालूम चला कि मैं थिएटर एक्टिंग पे कम और एजुकेशन पे ज्यादा जा रहा हूँ। मैंने ये चिंता व्यक्त की, मैंने कहा एजुकेशन का थोड़ी ना जाना, करना तो रंगमंच है। तो अपनी गाइड से चर्चा की तो उन्होंने कहा तुम क्या करना चाहते हो? तो मैंने कहा मैं विचार करता हूँ। तो बचपन में चंदेरी में मेरी स्कूलिंग रही, फिर मैं ग्वालियर रहा, उसके बाद फिर चंडीगढ़ और हिमाचल ये सब रहा, मैं जेएनयू सेलेक्टेड भी रहा। तो कहीं ना कहीं बचपन में मेरे दिमाग में जब चंदेरी में मेला भरता था
तो गणगौर का एक वो मेला निकलता था, उसमें राई बेड़नी डांस ये सब होता था। तो बड़ी हास्य की घटना है कि बच्चे हैं देख रहे हैं बाड़ी, तो एक मम्मी के मुंह बोले मामा थे, वो बोले कि मोनल तो बिगड़ गए, घर का नाम मोनल है, कहीं मोनल तो बिगड़ गए, कहीं का है, कहीं भी तो बेड़ियां देख रहा है, ये तो राई देख भी जा रहा है। तो मम्मी ने हमसे पूछा क्यों, कहाँ जाते हो, क्या देखा? किसने कहा मम्मी? मामा जी कह रहे थे। हमने मामा जी कहते थे हमने कहा मामा जी देख रहे हैं मतलब। तो वो घटना बड़ी याद आई, हमने कहा इसको देख के पढ़ते। तो फिर मैं चंडीगढ़ से ग्वालियर आया, सबसे पहले डॉक्टर कमल वशिष्ठ जी से मुलाकात हुई। मैंने कहा कुछ बुंदेलखंड को है, अगर इस क्षेत्र के लिए कुछ कर पाए तो देखते हैं, अगर कुछ मिला तो उन्होंने कुछ बताया, चर्चा थी, स्वांग स्वांग सुना था, पढ़ रहे थे तो साहित्य में तो मिलता था स्वांग पे, लेकिन कोई डिटेल नहीं थी। फिर उसके बाद मैं आदिवासी कला परिषद भोपाल गया, वहां कुछ किताबें मिली, कुछ आर्टिकल्स मिले, कुछ चौमासा पत्रिका में लेख मिले, रिसर्च वगैरह कहीं नहीं थी। फिर नाम दिया तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर पहुंचा, ललित मोहन जी से मुलाकात हुई, राकेश सोनी जी से मुलाकात हुई, बताया, मतलब सिनॉप्सिस बनाने से पहले लगभग बुंदेलखंड अंचल मैंने कुछ छांटा, एक्सप्लोर किया, 15-20 दिन रहा। तो मुझे कुछ आर्टिकल, कुछ पत्रिकाएं, कुछ लेख ये सब मिले, कोई किताब या कुछ ऐसी थीसिस वगैरह इस पे कुछ नहीं थी। कुछ कलाकार बताते गए, तो एचएस गौर यूनिवर्सिटी सागर के तो राम साहब पांडे जी हैं, कनेरा में ही है, पांडे जी से मिले आए, संतोष पांडे जी से मिले आए, इधर मिले आए, उधर मिले आए, जितने जो भी बता गया, ये समझ आ गया कि इस विषय पर काम नहीं, लेकिन इस विषय पर काम हो सकता है और अद्भुत काम हो सकता है। बुंदेलखंड की एकमात्र परंपरा है और विलुप्त होने की कगार पे इस पे ज्यादा काम हुआ भी नहीं। बिल्कुल। बहरहाल दिमाग में आया, इतना मटेरियल था कि इस पर रिसर्च शुरू की जा सकता है। मैंने चैप्टराइजेशन किया, विद्वानों से मदद ली, बलभद्र आपके यहाँ के पुस्तकालय जो आपके परमार साहब, उनकी भी, बहादुर सिंह परमार, उनकी भी कई मुझे किताबें मिली, डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त, बलभद्र तिवारी, इन सब का कुछ मिल गया। मैंने सिनॉप्सिस सबमिट किया और फिर मैंने अपनी रिसर्च वर्क शुरू की और बहुत जेन्युइन और मन से की, क्योंकि एक तो बुंदेलखंड से, दूसरा ऐसा विषय मिल जाए जिसपे आप मन से काम करना चाहे अपने क्षेत्र के लिए। तो आया, सागर में गया सबसे पहले, क्योंकि सांस्कृतिक राजधानी अगर बुंदेलखंड की है तो सागर है। तो सागर में एक बस स्टैंड पे होटल था, उसमें ऊपर एक कमरा ले लिया परमानेंट, वो छोटा सा, और घर से बाइक ले आया और बुंदेलखंड के लगभग जितने गांव थे, जिसने जो एड्रेस बताया उसको कवर किया। अभी मेरे पास बुंदेलखंड के 264 इंटरव्यू है और अलगदा का लास्ट इंटरव्यू मेरे पास है। उसके 2 महीने बाद उनका देहावसान हो गया था। कांगड़ा के थे छन्नूलाल, वो आपके वो लक्ष्मण दादा रजक, सबके इंटरव्यू, छोटे कलाकार बड़े कलाकार जितने मिले, मन से काम किया और लगातार पूरे बुंदेलखंड में मैंने जाना और स्वांग पर अच्छा काम हो गया। फिर मैंने किताब भी निकाली और उस किताब को इनलेक्स थिएटर अवार्ड मिला है 1,30,000 का। अब स्वांग की बात करता हूं, तो ऐसे में स्वांग से जुड़ा, ठीक, तो एक तो उसके प्रति पीएचडी करना तो एक उद्देश्य था, लेकिन उसके साथ एक भावनात्मक उद्देश्य था कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ काम करूं, क्षेत्र पे काम करूं। तो स्वांग पे काम किया, देखा, राई बधाई, और फिर उसको किया भी मैंने। और एक दो बातें और जोड़ दूं कि जब मैं यूनिवर्सिटी में आ गया तो मैंने पाठ्यक्रम में स्वांग रखा और हर साल 2 स्वांग बच्चों को करने पड़ते हैं और आपके नाटक करते ही स्वांग। फिर मेरी वो शैली जोन भी बन गया। तो और जब नेक की टीम का विजिट हुआ यूनिवर्सिटी में, तो नेक की टीम ने बधाई दी और 20 नंबर अलग से दिए कि एक विलुप्त होती लोक नाट्य परंपरा को यहाँ पुनर्जीवित किया जा रहा है, जबकि एचएस गौर यूनिवर्सिटी सागर में स्वांग का नहीं है, जो बल्कि गढ़ है, जबकि वहां होना चाहिए क्योंकि ये चंबल क्षेत्र पड़ जाता है थोड़ा। जो अगर ग्वालियर से चंद्रवली नाका क्रॉस करते हैं तो बुंदेलखंड का आता है। तो ये स्वांग को जानने, समझने या जुड़ने का वो था। बुंदेली स्वांग बुंदेलखंड में रात भर राई बधाई या अन्य प्रकार के नृत्य जो हैं उनको होने की परंपरा, शाम को 6 बजे से शुरू होंगे और सुबह 6-7 सवेरे होने तक वो होते हैं। तो रात भर जब नृत्य चलता है तो बेड़नियों के जो एक उसके 3-4 कारण है। मोनोटोनी ब्रेक करने के लिए कि लगातार 2 घंटे वो डांस करें और थोड़ा सा उनको विराम देने के लिए बीच में 10-15 मिनट का प्रहसन करते हैं और तत्कालीन समकालीन जो विषय है उनको लेके किया जाता है। और वो कोई प्रशिक्षित कलाकार नहीं होते, एक परंपरा से करते चले आ रहे हैं और उसमें होता है। तो इसमें क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय गीत, क्षेत्रीय परंपराएं, इन सबके मंचन किए जाते हैं। और मजे की बात ये भी होती थी कि जो वहां के नंबरदार साहब, ठाकुर साहब बैठे हैं, उनकी और जो चीजें वो सामने नहीं कह पाते थे, बड़े मजे में उनके कहने भांज देते थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो जैसा कि नॉन बिल्कुल आवे में दिल लगा दे। और मजे की बात ये थी कि वो लंबरदार जागीरदार नाराज नहीं होते, उसको पॉजिटिव लेते थे।
और पॉजिटिव लेके उसका निराकरण करने भी, और यार बात तो सही कही। और ये लगभग सब लोग कला मजे मजे में कहो यार, बात तो बिल्कुल खरी है यार, खरी कही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा। इनाम भी मिल जाता, इनाम मिलता था। आज तो तलवार चल जाएगी। आप बहरूपिया जो हमारे यहाँ आता था, हमारे यहाँ पिताजी किस्सा सुनाते थे कि बहरूपिया ने बनाया और दरोगा का, और ये है और वो है, बिल्कुल खौफ में आ गया मोहल्ला। और 5,000 रुपए बात तय हुई उस समय, तो माफ करो, बाद में 15 मिनट बाद कहते महाराज हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो बहरूपिया स्वांगी हैं। तो उनके अभिनय से खुश होकर उनको फिर 500 रुपए इनाम। आज अगर आप ऐसा कर दो, हाँ, तो तलवारें हो जाएंगी, तलवारें चल जाए, पुलिस भी पकड़ ले। मतलब आज की कंडीशन में तो बहुत सारा जो थिएटर को लेकर चीजें हैं, मतलब वो एक्ट जो अंग्रेजों ने बनाया था, अब इतने साल बाद कानून खत्म हुआ, लेकिन अभी भी पता नहीं है कहो इस पे मामला दर्ज हो जाएगा, तो अब कैसे आ गए? बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वांग में ये सब होता है, बुंदेली गीत, परंपराएं, शैलियां, इन सब का प्रयोग होता है। बुंदेली स्वांग की एक और जो महत्वपूर्ण विशेषता है जो अन्य में नहीं है, बुंदेली स्वांग आशु प्रधान है, इम्प्रोवाइज्ड फॉर्म है। और जैसे इटली की फॉर्म है कॉमेडिया डिलार्टे, वो लगभग सेम है। अच्छा। बल्कि मैं पीएचडी करने के बाद मेरी नौकरी नहीं लगी, तो मैंने प्रपोजल वगैरह बना के भेजा था, इटली में जाता, और मैंने इस विषय को सोच भी लिया था, लेकिन फिर उससे पहले नौकरी लग गई। तो कॉमेडिया डिलार्टे से समकक्ष है। हरियाणा के सांग से अगर हम इसका कंपेयर करें, क्योंकि सांग और स्वांग लगभग एक है, तो वहां अभिनय प्रधान है, हमारा नृत्य प्रधान ज्यादा है। हमारे नृत्य के बीच में 15-15 मिनट के एक्ट होते हैं, उनका रात भर अभिनय चलेगा, और उसमें बीच बीच के 15-15 मिनट के नृत्य प्रस्तुतियां होती है। तो ये मूल रूप से एक स्वांग बुंदेलखंड का है। तो इसके माध्यम से मतलब बहुत सारी चीजें उस दौर की जो चलती थी समाज में, तमाम जो विद्रूपताएं हैं या कुछ भी है, या बात अपनी कहना है, बहुत ज्यादा टैक्स लग रहा है तो वो बात भी सामने बिल्कुल या कुछ डिमांड करनी है तो वो भी, तो इस तरीके से वो बड़े सहज तरीके से किया जा रहा है। और आजकल देखा गया कि अब आजकल के नाटकों में जो बड़े मंचों पर हो रहे हैं, उसमें फोक आर्ट को बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि वो बहुत सारी उसका म्यूजिक, बहुत सारी कहावतें, बहुत सारे किस्से बिल्कुल अभी इस तरीके से आ नहीं पाए, क्योंकि अभी हमने वो क्लासिकल पर गए कि अभिज्ञान, शाकुंतलम, आधे अधूरे, ये सब चीजें चल रही हैं। हाँ, ये सब चल रहा है, लेकिन अब वो दौर लगता है आपको कि वो दौर कुछ लौट रहा है? बिल्कुल लौट रहा है, उसमें शामिल कर रहे हैं, बिल्कुल लौट रहा है। इसमें दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो हर चीज का एक पुनरावर्तन होता है एक समय बाद, तो लोक भी पुनर्जीवित हो रहा है, बिल्कुल, और अच्छे करने वाले कलाकार भी हैं, लेकिन कई जगह दुरुपयोग भी हो रहा है कि लोक से चीजें सीखी, ली और इस्तेमाल करके आगे बढ़ गए। तो ये नहीं होना चाहिए कि जैसे हबीब साहब ने लोक को समृद्ध किया, लोक का इस्तेमाल नहीं किया, लोक को लेके एक रंगमंच की परंपरा की और एक नया प्रकार का थिएटर किया, जिससे लोक भी समृद्ध हुआ और मॉडर्न थिएटर भी समृद्ध हुआ। तो आजकल का जो कलाकार है, रंगकर्मी, उसका नैतिक दायित्व है कि वो लोक की चीजों को यूज करके आगे ना बढ़े, बनस्पत उन चीजों को लेके प्रयोग करे, लोक को भी समृद्ध करे और रंगमंच या अन्य कलाओं को भी समृद्ध साथ में लेकर चले। और आपने जो सीखा है उसको अपने सहयोगियों तक, अपने जो आपके जूनियर हैं उन तक पहुंचाएं। आप अपने लिए अवश्य काम करें, लेकिन अगर आप फिल्मी दुनिया में पहुंच गए हैं तो समय ऐसा निकालें कि भाई साल 2 साल में 1 महीने के लिए अपनी जन्मभूमि, कर्मभूमि पर लौटें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपका बड़ा नाम हो जाता है तो आपके नाम से बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, बिल्कुल, काम सहज हो जाता है, लोगों में उत्साह बढ़ जाता है कि फलां भैया आए हैं, 4 फिल्में उन्होंने करी हैं और अब वो हमारे साथ थिएटर कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, घूम रहे हैं। उनको अपना बचपन याद करना चाहिए कि वो कैसे बड़े थे। अगर उनको ऐसे अवसर नहीं मिले होते तो क्या आज वो वहां होते? क्या पता उनके परिवार या समाज कहता तुम भी डॉक्टर बनो, बिल्कुल, और मन तुम्हारा था नहीं। सतीश कौशिक का एक वो ऐसे में स्क्रॉल कर रहा था कि असफल भी होना है तो इस फील्ड में हो जिसमें आपकी रुचि थी। तो आप उस विधा में पहुंच गए और कुछ करने लगे हैं। अभी संसार पड़ा हुआ है, अभी बहुत लंबी यात्रा है, तो कम से कम अपनी जड़ों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिए। हम किस कठिनाई से आए हैं, हमें सपोर्ट करने वाले लोग कौन कौन थे, उनको याद करते हुए जाइए। और आप जैसे कई ऐसे कलाकार होंगे जिनकी आंतरिक प्रतिभाएं होंगी जो समाज या परिवार के कारण नहीं कर पा रहे होंगे, आप उनको सबल देंगे, आप कहेंगे तो वो परिवार भी मानेगा, सोसाइटी भी मानेगी, क्योंकि आप स्थापित कलाकार होने जा रहे हैं। सही है। तो कम से कम आपकी बात मानेंगे तो आपके कारण कितनों का भला होगा, ये दिमाग में रखना चाहिए। चलिए, तो रंगमंच को लेकर, नाटक को लेकर
हालांकि ये बहुत कम है जितनी भी बातचीत हुई है, क्योंकि बहुत इतना बड़ा विषय है, इतनी बातें हैं, विभिन्न पहलुओं पर अगर हम बात करना चाहें तो एक बड़ा लंबा समय लगेगा। तो डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी छतरपुर से बड़ा गहरा ताल्लुक रखते हैं और यहीं पर उनकी ससुराल भी है, ये भी मैं बता दूं, तो उनका आना जाना अक्सर लगा रहेगा। हम अलग अलग मुद्दों पर बीच बीच में उनसे राय लेते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन ये जो इतनी सारी बातचीत का लब्बो लुआब है वो यही है कि आप अगर किसी कला क्षेत्र में जाना चाहते हैं, रंगमंच एक बेहतर साधन है, क्योंकि इसमें न सिर्फ एक्टिंग और ये सब चीजें हैं, बल्कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, आपको बातचीत करने का तरीका मिलता है, आपको चार लोगों के बीच में खड़े होने की तमीज आती है। बिल्कुल। आप जो है अपने स्कूल कॉलेज के टाइम पे वहाँ बड़े पूरी शिद्दत के साथ आकर काम कर सकते हैं, क्योंकि आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, और सामूहिकता से काम करने में जो एक खुशी मिलती है उसका एक अपना अलग आनंद है। फिर इसके बाद लाइन बहुत सारी खुली हैं, आप एमपीएसडी जा सकते हैं, एनएसडी जा सकते हैं, फिल्म लाइन में जा सकते हैं, आप अपना खुद का ग्रुप खड़ा करके उसमें काम कर सकते हैं, 10 लोगों को और जोड़ सकते हैं, और फिर सरकार की तमाम योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन अपने घर में रहकर, घर में काम करते हुए समाज को एक बेहतर वातावरण देने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि आप खुद, जो स्वांतः सुखाय की बात होती है, आपको भी खुशी मिलेगी, 10 लोगों को और भी खुशी मिलेगी। तो हम लगातार इस बातचीत को आगे भी जारी करते रहेंगे, कई और एपिसोड के माध्यम से बहुत सारी बातें होंगी। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपके अद्भुत सवाल, आपका अद्भुत व्यक्तित्व, और प्रसन्नता इस बात की है कि एक रंगकर्मी का साक्षात्कार भी रंगकर्मी ले रहा है। तो निश्चित रूप से आपसे भी हम सभी सीखते हैं, और आपके दर्शकों को और आपके सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, आपने अवसर प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद।